मत करो कि कपड़े खराब हो जाएंगे, फिर ऐसे में तो बैठ जाओ अपनी जगह में, अभी भी बात शुरू करेंगे। ये मीडिया के साथी भी इधर आ रहे हैं, या और मीडिया के साथी आप इसमें खड़े हो तो वो मिलेगा, हल मिलेगा कि ये आप अपनी कुर्सी पर जगह ले लें। बहुत धन्यवाद चित्तौड़ जी। आज यहाँ गाजियाबाद में भाई सतपाल चौधरी जी की इस चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ इस सभा में पहुंचने के लिए और भाई सतपाल चौधरी जी का मनोबल बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। महामानव सारा से लेके संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु घासीदास, संत कबीर, नारायण गुरु और तमाम संतों को, चाहे स्वामी विवेकानंद हो या और कोई संत हो, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ। साथ साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, टीवी कल्याण रामानायक स्वामी, कल्याण यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, संत छोटू राम, कोतवाल धन सिंह गुजर, महामना रामसु वर्मा, बाबू सिंह गोरखिया, संत राम जी प्रजापति, मानव दीना माना वाल्मीकि और मेरे गुरु मेरे आदर्श मानव काशीराम साहब को भी नमन करता हूँ। सम्मानित साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की प्रदेश, जिला, मंडल और विधानसभा की कमेटियों का, हमारे नेताओं का, जो सम्मानित नेतागण इस मंच पर उपस्थित हैं, बहुत सीनियर नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ बड़ी संख्या में हमारी मां बहनें भी बहुत दूर दूर तक पंडाल में मुझे दिख रही है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आशीर्वाद देने के लिए मुझे और सतपाल चौधरी जी को यहाँ पहुंची है। अभी उससे पहले हमारे नेताओं ने अपनी बात यहाँ रखी है, लेकिन अपनी बात को शुरू करने से पहले आज जिन साथियों ने आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास जगाया है, आस्था विश्वास के साथ साथ आने वाले कल की उम्मीदें भी देखी है, जिन साथियों ने मन पक्का किया है कि वो आजाद समाज पार्टी के सिपाही बनकर उत्तर प्रदेश में और देश के किसी भी कोने में जहां उनकी जिम्मेदारी लगाई जाएगी वो काम करने का काम करेंगे। मैं ऐसे साथियों में से बीके सिंह जी को, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासचिव हैं फार्मासिस्ट एसोसिएशन के, रविंद्र प्रधान जी जो प्रदेश सचिव हैं भारतीय किसान यूनियन के, वीरेंद्र प्रधान जी, वसीम चौधरी जी, चांद कुरैशी जी जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर और इस्राइल पेटी जो समाजवादी पार्टी छोड़कर आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास प्रकट कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ राजेश यादव जी, विनोद भारती जी, यशपाल जी, मोहम्मद अलीफ जी, विनोद कुमार जी, मोहम्मद इमरान जी, कपिल चौधरी, सुनील जी, नीतू कुमार, सुनील कुमार, विनोद कुमार, रमेश कुमार जी का भी, जो वीरेंद्र कुमार समाजवादी पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी की सरकार
ग्रहण करने में इनका भी धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ श्री नरेश यादव जी, पूर्व प्रदेश प्रभारी हिमाचल, दिल्ली बहुजन समाज पार्टी, इंद्रजीत सिंह जी, श्री राम यादव जी, सुनील यादव जी, रोहित चौधरी जी, लोकेश गौतम जी, डॉक्टर वीके बाबू जी, सोनू गौतम जी, कपिल गौतम जी, राहुल गौतम जी, चिंटू गौतम जी, लक्ष्य जी, फिरोज जी, सिद्धार्थ जी, आजाद जी, शरद जी, भविष्य जी, संजय जी, अरविंद जी, और एक बहुत बड़ी लिस्ट है भाई सुनील कुमार जी तक, जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को छोड़ के आज आजाद समाज पार्टी में जो है आपका विश्वास प्रकट किया, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ रघुनंदन पाल जी अखिल भारतीय पाल महासभा के प्रदेश सचिव हैं, वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के, और मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि अमर सिंह जी पूर्व विधायक श्रीमन राव, जो उस क्षेत्र के बहुत सम्मानित नेता हैं, अपने दम पे राजनीति करते हैं, उन्होंने भी आज आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ गौरी प्रसाद पाठक जी, जो पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं और प्रभारी रहे हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु के, आज बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी में अपने परिवार के साथ उनके काम करने के लिए तैयार हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और इनका नाम लेने में मैं अपने आप को बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई भी हैं और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। भाई साहब मनोज तोमर जी, जो पूर्व विधायक रहे हैं और कई कई स्टेटों के प्रभारी रहे हैं, आज पूरे अपने परिवार में फिर से जो है इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए इस जिम्मेदारी को संभालने का काम कर रहे हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब क्योंकि लिस्टें तो मेरे पास बड़ी लंबी है, जो हापुड़ से शामिल होने वालों की लिस्ट आई है, मैं उनसे व्यक्तिगत मिलकर जो है अभी उनको ज्वाइन कराऊंगा। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर मैं उस लिस्ट को पढ़ता रहा, इसमें 50 तो प्रधान है, बीडीसी है, जिला पंचायत है, तो कई घंटे चले जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अब घंटे खराब करने का समय नहीं रहा, आप एक मिनट सेकंड को जिम्मेदारी से उसके भरोसे उस पर काम करके और बहुजन समाज को इकट्ठा करके ताकत बनाने का समय आ गया है। और बातों में समय खराब नहीं करना है, अब हमें किसी के भरोसे नहीं करना है, अब हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है, इसलिए हम एक एक मिनट को बचाने का काम करेंगे। सम्मानित राष्ट्रीय कॉर्पोरेटिव के बहुत सारे मेंबर यहाँ मौजूद है, चौधरी निजाम साहब, अमित रसाना जी, कपिल आजाद जी, तानी चौधरी जी, हमारे जिला से मनोज जी, संजीव कुमार जी, अमर सिंह यादव जी, नरेश यादव जी, जोली यादव जी, और एक बहुत बड़ी लिस्ट का मैं इनका फिर से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये आंदोलन को आगे बढ़ाने में राहुल जो तमाम लोगों ने मेहनत की। अब हम काम की बात करते हैं, करनी चाहिए काम की बात बताओ, करनी चाहिए। तो गाजियाबाद के मेरे साथियों सुनो, ये गाजियाबाद हमारी राजधानी है, ये गाजियाबाद मेरा दूसरा घर है। मैंने बहुत कठिनाइयों का समय यहाँ गुजारा है। यहाँ के बहुत सारे सीनियर लोग जानते हैं कि जब पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, तो ये गाजियाबाद के लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलने की ताकत दी थी, ना गाजियाबाद को ऐसी बहुत सी बातें हैं कि पुलिस पीछे पीछे हम लोग आगे और जमीन पे लेके हमने अपने भाइयों के बीच में यहाँ बहुत सारा समय जो है गुजारने का काम किया है। मैं इस मिट्टी को कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये बहादुरों की मिट्टी है, ये बहादुरों का क्षेत्र है, ये बहादुरों का ताकतवर लोगों का, किसी लोगों का क्षेत्र है। मैं इसकी ताकत को जानता हूँ। हमारे साथ मेरे पीछे रिटायर्ड सीओ हमारे बड़े सम्मानित नेता कल्याण सिंह जी बैठे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।
दिल्ली की सरकार को मेरे साथ खड़े होकर आप दिखाने का काम किया। मैं गाजियाबाद के साथियों का पूरा धन्यवाद देता हूँ। छोटे भाई गुलाब और तमाम सब लोग जहाँ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब उस संघर्ष को एक रूप देने का समय आ गया है। आपने सामाजिक रूप से बहुत बार जो है विरोधियों को भूल लगाए। चाहे इसी बात में जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी में आगे बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे थे, मेरी माँ बहनों ने मोर्चा लेके उनके मंसूबों को नाकामयाब करने का काम किया। हमारी बात हो जाता अपनी शक्ति हो जाता। लेकिन सामान्य साथियों, मेरी माँ बहनों मुझे बताओ और मुझसे सवाल करो, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल पावर जब मानकर की राजनीतिक सत्ता वो चाली है जो आपकी सारी समस्या का हल कर देगी, तो आप महसूस करो कि आज भी उत्तर प्रदेश में और देश के हर एक कोने में कमजोर वर्ग के लोग रोटी कपड़ा मकान से वंचित क्यों है, उनके बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं है, आज भी उनको इंसानों जैसा जीवन क्यों नहीं मिल रहा है। जब हम इस बात को देखेंगे तो हमें एहसास होगा कि हमने अपने महापुरुषों की बातों को कानों से तो सुना है, लेकिन उस पर जिम्मेदारी से अमल नहीं किया है। जिस हम जिम्मेदारी से अमल करेंगे और अपनी पूरी ईमानदारी से जिस तरह से हम 8 घंटे अपना पेट पालने के लिए मेहनत रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं और 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत में कुछ पैसे कमा के अपने बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं। अगर 2 घंटे भी हम लोग मिशन का काम करें, अपनी पार्टी का काम करें और बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने का काम करें, तो वो दिन दूर नहीं कि राजनीतिक शक्ति आपके हाथ में होगी। आप ये जानते हो नहीं जानते हो कि जिस दिन से आप लोगों ने, मैं पुनः धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने एक पैसा जुटाते। जब मैं नदिया में चुनाव लड़ रहा था तो मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए भेजा और आपने उस पैसे से इतनी ताकत मिली कि आज आपका बेटा चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में पार्लियामेंट में खड़े होकर आपके बड़े अधिकारों के लिए संघर्ष करने का काम करता है। आपने मुझे पार्लियामेंट में बोलते देखा और कितने लोगों ने देखा जरा हाथ मारेगा, बताओ दिल से अपने दिल में हाथ रख के बताया, बताओ आपका अकेला चंद्रशेखर सैकड़ों में भारी है या नहीं, बताओ। अब ये काम आपने केंद्र में तो कर दिया, दिल्ली में तो कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये काम अभी अधूरा। जब तक उत्तर प्रदेश में मेरे जैसे लोग विधानसभा लखनऊ में जाके और सरकार की आंखों में आंखें डाल के आपके अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, आपके अधिकारों में जो डाका पड़ रहा है उस डाके को खत्म करने का काम नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज उठाने का काम नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि गाजियाबाद में कोई बदलाव हो सकता है। बाकी लोगों पे लोगों का 2027 में आएगा, लेकिन आप तो बड़े किस्मत वाले हो, आप तो बड़े खुशहाल हो। आपके हिस्से में तो 1 साल बाद ही, इसी साल आपके चुनाव के 1 साल बाद और इसी साल 2024 में आपके सामने तो पुनः लोगों का आ गया है कि आप अपनी पिछली भूल को सुधार करके और अपनी आवाज को उठाने वाला चंद्रशेखर आजाद जैसा एक भाई लखनऊ में आप लोग भेज सकते हो। मेरा मानसिक और शारीरिक तैयार होगा और मैं आपको विश्वास कहता हूँ, पार्टी ने भी व्यक्ति को यहाँ जिम्मेदारी दी है कि वो आपकी आवाज को उठाने का काम करेगा। मैं उसके संघर्ष को जानता हूँ, मैंने उसके संघर्ष को देखा है। कई बार दिल्ली का पानी बंद करके अपने आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को कामयाब कराने का काम उन्होंने किया। और अभी जो शिक्षक माफियाओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन में भी भाई सतपाल चौधरी कंधे से कंधा मिला के आपकी आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। किसी पद पे होते आपकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं। सोचिए, अगर इस बहादुर भाई को आपके वोट की ताकत से असेंबली में भेज दिया तो
यादव एक तरफ और आपका अकेला सतपाल चौधरी एक तरफ। याद रखना मेरी बात, सरकार के गुंडों के घर कुंडे का बंद कर दिए, तब आपने मुझसे सवाल करना कि भाई आपने जो कहा वो गलत साबित हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम पे विजन है उत्तर प्रदेश में बदलाव का, हम पे विजन है महान पुरुषों के विचारधारा को, उनके सपनों को पूरा करने का, और हमें माना है, हमें बल है, हमें जरूर है। ये गरीबी, बेबसी, लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, तुम जाति खत्म करने का, और जब तक किसी के अंदर संकट नहीं होता। मानव काशीराम साहब कहा करते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। हमारे दिलों में तमन्ना है कि आजादी के 75 साल बाद तो अब दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को, और उनको भी सामान्य जाति के गरीब लोगों को जो तुम जाति से है उनकी जिंदगी में अब खुशहाली आनी चाहिए। जो सरकारें उत्तर प्रदेश और केंद्र में बैठी है, आप ये जानते हो कि वो तानाशाही वाली सरकारें हैं। अगर उनका आदमी उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार, उनके झूठ, उनके झूठे वादे या उनकी झूठी नीतियों के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ हमें आवाज उठाता है, तो उसके अपने नहीं रहते, उत्तर प्रदेश की जनता के अपने कैसे होंगे। आप ये देखो किस तरह से बुलडोजर के जरिए और तमाम तरीकों से जुर्म जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है, संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है। सब लोगों की निगाहें अगर किसी की तरफ है तो वो नीले पट्टे वालों की तरफ। अगर आज पूरा देश किसी की तरफ देख रहा है तो नीले पट्टे वालों की तरफ देख रहा है, ये नीले पट्टे वाले अब क्या करेंगे। लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि जब ये नीले पट्टे वाले संकल्प लेके किसी और निकलते हैं तो फिर रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। कहते हैं ना कि संघर्षों के साल में खरगोश जवानी पड़ती है और इतिहास में डूब जाता है जिसोर जवानी चलती है। और जवानी किसकी तरफ से ये बताना मुझे नहीं पड़े। जवानी चाहे वो गाजियाबाद की हो या जवानी चाहे सिद्धार्थनगर नेपाल बॉर्डर की हो या जवानी दिल्ली में बैठे नौजवानों की हो, जवानी आज क्रांति का रास्ता अपना चुकी है। और जब तक वो सत्ता में बैठे लोगों का घमंड नहीं तोड़ेगी, सत्ता में बैठे लोगों का अहंकार नहीं तोड़ेगी, और जब तक वो इस भारत को संविधान के जरिए चलने वाला भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बना देगी, तब तक वो रुकने वाले नहीं है। ये आदि है और ये समय के साथ चलती है। जब आदमी चलती है तो छोटी मोटी चीजें उसका मुकाबला नहीं कर पाती है। आप याद रखो इस बात को, आपने समय समय पे देश के संविधान की रक्षा की है, गरीबों को मिलने वाले आरक्षण की रक्षा की है, समय समय पे देश के लोकतंत्र की रक्षा की है। लेकिन सबकी रक्षा करने वाले मेरे बहुजन समाज के लोगों अब अपनी रक्षा के बारे में सोचो। ये सही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम प्रथम वर्ग के भारतीय हैं, लेकिन भारतीय होने का गौरव तो हमारे दिल में है और हमें इस बात का गर्व भी है। लेकिन जब तक भारत में गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं को सम्मान का जीवन नहीं मिलेगा, तब तक फिर भारत के गौरव के साथ बातों बातों में नारे लगाते खड़े रहना कोई अच्छी बात नहीं है। ये आपके हाथ में है कि आपका भविष्य कैसा होगा, ये आपके हाथ में है कि आपको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपके हाथ में है कि बहन बेटों पर होने वाला जुल्म बंद होगा नहीं होगा, ये आपके हाथ में। मेरी बहन यहाँ खड़ी है, मैंने उनको संघर्ष करते देखा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब वो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनकी टीम रात रात भर जाके गरीबों के बच्चों के लिए स्कूलों में कम फीस में व्यवस्था हो जाए इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। तो मैं दिल्ली में खड़े होकर उनकी मांग को मजबूत कर रहा था कि भाई ये समझो कि शिक्षा हथियार है, कि हथियार को अगर आपने बाजारीकरण कर दिया, बाजारीकरण करा दिया, तो गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जब गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा तो 200-400 रुपए की मजदूरी करके या 5-7-8 हजार रुपए
है वो अपने टूटे हुए घर को भाई भाई बचाने की ये नहीं करता है, वो कभी अपनी मां को हवाई जहाज पर सफर नहीं करा सकता है, वो कभी अपनी बहन को एसी वाली ट्रेन में नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री को दिल्ली में बैठे नारे देते हैं कि चप्पल वाला हवाई जहाज का सफर करेगा। मैं आपको सच बताता हूँ कि चप्पल वाले को 2 टाइम अच्छी रोटी भी मिल जाए सम्मान की, ये भी उत्तर प्रदेश में और देश में मुश्किल हो चुका है। इसके बारे में मांग करेगी। ये अगर बदलाव चाहते हो तो फिर करो कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सरकारी सुरक्षा मिली है, सुरक्षा मिली है, सुविधा मिली है या उसको आर्थिक मदद होती है, चाहे वो क्लास 1 का अधिकारी हो या क्लास 4 का अधिकारी हो, चाहे वो डीएम एसएसपी हो या एसडीएम एडीएम हो या दरोगा सीओ हो या कोई और अधिकारी हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने की इजाजत देनी चाहिए और कानून बना देना चाहिए कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आप देखो, महसूस करके अपने दिल पे हाथ रख के महसूस करो। एक ही क्लास में मुख्यमंत्री का बेटा बैठा होगा, उसकी बराबर वाली टेबल पे मजदूर का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर वाली टेबल पे एसडीएम का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर वाली टेबल पे कुर्सी पे डीएम का बेटा बैठा होगा, उसके बराबर वाली कुर्सी पे एसएसपी का बेटा बैठा होगा और उसके बराबर वाली कुर्सी पे टीका नागर भाई मेरे जैसे किसान का बेटा बैठा होगा, मजदूर का बेटा बैठा होगा। तो अगर वो हमारी परवाह नहीं करेंगे तो अपने बच्चों की परवाह तो करेंगे। ये जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर में स्कूल बनाने करेगा दिए गरीब लोग उसके सामने तो जा सकते हैं, लेकिन खुद को अपने बच्चों को स्कूलों में अंदर नहीं पहुंचा सकते, उनकी क्लास पर अपने बच्चों को नहीं खा सकते। जब ये इतनी बड़ी खाई पैदा हो जाएगी तो गरीब का बच्चा कैसे जो है इन अमीरों के बड़े बड़े स्कूलों का मुकाबला करेगा। साथ साथ मैंने मांग भी की है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी नेता है, चाहे वो राष्ट्रपति से लेके और गांव का प्रधान क्यों ना हो, उनके बच्चों का बीमार होने को उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। इसलिए हो गया भारत में आप एक बात को याद रखना, उस दिन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर भी मिलेगा, सारे टेस्ट भी बने होंगे, बढ़िया से बढ़िया दवाइयां भी वहां मिलेंगी और साफ सफाई भी ऐसी अच्छी होगी कि आपको सरकारी हॉस्पिटल और 5 स्टार होटल में फर्क महसूस नहीं होगा। जब मंत्री जी का इलाज बड़ा होगा, मंत्री जी के बेटे का होगा, राज्यपाल के बेटे का होगा, प्रधानमंत्री जी का होगा, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का होगा, ये बड़े बड़े उद्योगपति नेता ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और हमसे कहते हैं कि हमने सरकारी अस्पताल बनवा दिए, अगर इतने अच्छे बनवाए हैं तो पहले अपना इलाज कराओ, फिर गरीबों को हमारे लिए अच्छा बनाया। मैं आपको कहता हूँ, आप देश भ्रष्टाचार की भेंट कर रहा है और पूरे देश में कमजोरों, किसानों, गरीबों की निगाह आपकी तरफ और अगर वास्तविकता में आप उससे प्यार करते हैं, वास्तविकता में आप भारतीय संविधान से प्यार करते हैं और वास्तविकता में आप बाबा अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वास्तविकता में आप अपनी वोट की ताकत बनाना चाहते हैं, फिर वो दिन दूर नहीं है। अगले 3 से 4 महीने में वो चुनाव उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में होंगे। टोटल सीटें 403 हैं, लेकिन चुनाव 10 सीटों में उपचुनाव होंगे और पूरे प्रदेश की निगाह इन 10 सीटों पे होगी। जहां कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद को हराने के लिए लड़ेंगे, वही आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नया विकल्प बनाने के लिए लड़ेगी चुनाव। और विकल्प की ऐसा जो विकल्प एसी के कमरे में करके नहीं, सड़कों पे गरीबों के बीच में खड़ा होकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा, ऐसे नेता का निर्माण होगा जिनके लिए अपना अधिकार में होगा और समाज हित, क्षेत्र हित, प्रदेश हित कार्य होगा। जब ऐसी विचारधारा के लोग आगे बढ़ेंगे तभी प्रदेश में परिवर्तन होगा। आप अपने दिन में आदत कर बताओ, रात को 11 बजे अगर आपकी बेटी घर से निकल के बाजार की किसी दुकान
देश में आज झगड़ा करता है नहीं करता बताओ? क्या आपको भय लगता नहीं लगता बताओ? तो सब कुछ होते हुए भी अगर बैठने के उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आपको कोई अधिकार नहीं कुर्सी में बैठने का। अगर आपने जरा सी भी नैतिकता हो तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि 7 साल के कार्यकाल के बाद भी आप उत्तर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा देने में, सुरक्षित रखने में कामयाब नहीं हो पाए। आपको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पर बैठने का। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। जब राजनीतिक शक्ति दूसरे लोग के पास होगी, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो आपके हाथ ऐसे फैले हुए हैं। अगर राजनीतिक शक्ति आपके पास होगी तो आपका हाथ देने वाला हाथ होगा। आज मेरा पूरा परिवार इस मंच पर एकजुट हुआ है। मेरे दिलों में बड़ी खुशी पैदा हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भार मेरे ऊपर है वो भार थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि मैं इनकी शक्ति को जानता हूँ। मैंने इनको संघर्ष करके देखा है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा दिल ये कहता है कि आज और इसी समय से उत्तर प्रदेश में परिवर्तन का एक चक्र जो है शुरू हो चुका है। और आप देखना कि जब 10 विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आएगा तो जिस तरह से आपका प्रतिनिधित्व दिल्ली में है, लखनऊ में भी आपका प्रतिनिधित्व होगा। आपकी बात को कहने वाला और ये लीडर पैसा पढ़ेंगे आधुनिक योजना की प्रेसिडेंट की तरह आने वाला आपका सफाई विधानसभा में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर ये तभी संभव हो सकता है जब कार्यकाल के लोग मन माने और कार्यकाल के लोग अपनी जिम्मेदारी को उठा लें। और आज के लोग सुनकर मिले कि हमें रोज 1 घंटा लोगों को आजाद समाज पार्टी से जोड़ के, उनकी विचारधारा, उनके विजन से जोड़ के और गाजियाबाद से नहीं शुरुआत करें, क्योंकि बाहर के लोग पसंद करेंगे अलग बात है। लेकिन जब तक गाजियाबाद का मेरा परिवार, नरेश भाई, विजय भाई, संजीव भाई, विष्णु भाई, तमाम लोग जो हैं ये मेरे पुराने साथी, जब तक कमर नहीं कसेंगे तब तक लड़ाई आगे नहीं है। सरपाल जी को मैं देखता हूँ वो सुबह पार्क में जाते हैं। सरपाल जी को मैं देखता हूँ वो हर आंदोलन में जाते हैं। अगर आप सब लोग सरपाल जी बन जाओ, सीओ साहब पीछे बैठे हैं, अगर आप सब लोग सरपाल जी बन जाओ तो दूर नहीं ये लड़ाई हम लोग बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। यहाँ तमाम लोग पैसे वाले लोगों को, ताकतवर लोगों को मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारेंगे। वहाँ आपका ये किसान का बेटा यहाँ के कमजोरों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, महिलाओं, बेटियों, संघर्षी लोगों की आवाज बनके इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। और मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहता हूँ, ये बात को मैं सरपाल जी के ध्यान में भी और किशोर साहब के ध्यान में लाना चाहता हूँ और अपने समाज नेताओं के ध्यान में भी, जिन्होंने पश्चिम की बागडोर संभाल रखी है। 11 तारीख को दिल्ली में हमने ऐलान कर दिया है कि हम केंद्र की सरकार को घुटने टिकवाते रहेंगे। 11 अब कोई बात नहीं होगी, संघर्ष होगा, अब संघर्ष होगा। ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निकालने का काम करेगी तो हम भी वो कौन है जिन्होंने 2018 में 13 लोगों ने कुर्बानी देकर अपने खून से अपने अधिकारों को सीखने का काम कराया। मेरी बात को आप याद रखें। सरकार किसी भी कीमत पर अपने आप को संविधान से बड़ा ना समझे और किसी ने दरवाजे से ये जो अपने अधिकारों को निष्ठा नाबूद करने की जो तैयारी सरकार ने की है वो हमें दूध पीते बच्चे ना समझे। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, सड़कें जाम हो जाएगी, देश डूब जाएगा, सरकारें प्राइज मांगेगी, सरकार
शौचालय ना करने की अगर हमने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया, मेरी बात को सरकार आपको इस बात को मैंने आपसे आग्रह किया, लेकिन इस बार मैं आपको प्रार्थना और आदेश करना निर्देश भी दे रहा कि 11 सितंबर को जैसे दिल्ली में दूरगांव टूटने में हमने अपनी शक्ति का एहसास दिल्ली की सरकार को कराया था और दिल्ली की सरकार और सुप्रीम कोर्ट घुटनों के बल आ गए थे, आने वाली 11 सितंबर को एक बार और मैदान आपका इंतजार कर रहा है। वही रामलीला मैदान होगा और उसी रामलीला मैदान में इस बार श्रद्धांजलि होगी, मेरी बात को आगे आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे दो प्रार्थनाएं कर रहा हूं कि आज से आप सतपाल जी का इंतजार मत करो कि सतपाल जी आपकी बस्ती बनाएंगे, सतपाल जी आपको करने के लिए करेंगे। आज से आप लोग सब लोग खुद को सतपाल जी मान के अपने अपने बूथ सेक्टर की जिम्मेदारी को उठाएं। साथ साथ 10 तारीख की रात से ही और अभी से एक मन पक्का करके अपनी डायरी में लिखो कि एक दिन हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए दिल्ली चलना है। ये पूरा दिन हमारा दिल्ली में संकल्प के साथ है कि आपको डाटा आपके लूट हम अपने अधिकारों में नहीं चलने देंगे। वो दिन चले गए कि एक रात्रि में पूरे काम को हाथ दिया जाता था, वो दिन चले गए। आप तो वो दिन में अगर संवैधानिक मर्यादा में समझोगे तो संवैधानिक मर्यादा में समझाएंगे, और अगर गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी का भूत ऐसे चुटकियों में निकाल दिया जाएगा कि तुम्हारा गुंडागर्दी करने की सोच नहीं रहता। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप मेरी इस प्रार्थना को, मेरे इस आग्रह को, मेरा दर्द और भविष्य की जो चिंता महान पुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने की मुझे है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जुटे। मैं धन्यवाद दूंगा विनोद कुमार जी का, गुलशन कुमार जी का,